सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और हमारा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वैज्ञानिक नज़रिए को लेकर के जो हमारा चैप्टर चल रहा है कि कैसे वो हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित करता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जर्नली ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लेवल पर ज़्यादा है। हाइपोथेटिकल लेवल यानी कि काल्पनिक जो आपके उदाहरण हैं उनको लेकर के ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन से जुड़ती हुई बातें हैं। बस लेखक का लिखने का तरीका थोड़ा सा वो कह रहा है कि भाई मैं ऐसी भाषा में लिख रहा हूँ कि एक आम इंसान समझ सके, लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी हैवी हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से मैं आपको इसको समझाऊँ। इसलिए हमारा आज 4th लेक्चर है इसी चैप्टर का। तो सबसे पहले बता दो भाई, मेरी उम्मीद ठीक है कि नहीं है, आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा है, बताइए फटाफट से। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं चैप्टर को? नॉर्मली जो थ्योरी यहाँ पर बार बार बताई जा रही है, क्या आप उस थ्योरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो आगे की बात करते हैं। दीज रिजल्ट्स आर क्वाइट टिपिकल ऑफ दोज ऑब्टेन्ड when our action is guided either by the raw emotion of the political dogma rather than scientific thought। और इस तरह के रिजल्ट जो हैं, इस तरह के नतीजे, इस तरह के परिणाम जो है वो सामान्यतः हमें कब देखने को मिलते हैं? क्वाइट टिपिकल यानी कि बहुत ही विशिष्ट तौर पर ऐसे देखने को मिलते हैं, विशिष्ट नमूने देखने को मिलते हैं उन एक्शंस से। दोज मतलब यानी कि उन कार्यों से जिनसे हम प्राप्त करते हैं। जब एक्शन जो है, हमारा कार्य जो है, वह किसके द्वारा गाइडेड होता है? गाइडेड मतलब किसके द्वारा मार्गदर्शित होता है? कौन मतलब हमारे एक्शन किस कहते हैं ना, आपके इस एक्शन के पीछे कारण क्या है? तो उस एक्शन के पीछे कारण क्या होते हैं? आइदर बाय द रॉ इमोशन, या तो वो कार्य किए जाते हैं बिल्कुल रॉ का मतलब है बिना सोचे समझे। जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी संवेदनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती है पॉलिटिकल डोगमा की। पॉलिटिकल डोगमा का मतलब है पॉलिटिकल हठधर्मिता, यानी कि राजनीतिक तौर पर हठधर्मिता जब हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी जाति को, किसी ना किसी धर्म को, किसी ना किसी संप्रदाय को ही हमेशा सपोर्ट करती है। तो जब वो राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी धर्म को सपोर्ट करते हैं, आंख बंद करके सही गलत अच्छा बुरा वो हर चीज को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, रेदर देन साइंटिफिक थॉट, बजाय इसके कि हम वैज्ञानिक विचारधारा से किसी कार्य को करें। द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज टू रेज द नीग्रोज डेथ रेट एंड लोअर देयर बर्थ रेट सो enormously that it was only between 1910 to 1920 that the number of Negroes in United States increased as much as it had done in the decade before the Civil War। तो मुख्य जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है, मुख्य जो बायोलॉजिकल प्रभाव हमें देखने को मिलता है अमेरिकन सिविल वॉर का, यानी कि अमेरिका के अंदर जब गृह युद्ध छिड़ गया था उस समय का। गृह युद्ध मतलब एक ही देश के लोग आपस में दो भागों में बट करके आपस में युद्ध करना शुरू कर देते हैं, उस स्थिति को हम गृह युद्ध कहते हैं। वॉज टू रेज, वो किस लिए था कि भाई बढ़ाई जा सके। किस चीज को बढ़ाया जा सके? द नीग्रोज। तो नीग्रोज जो है यानी कि अश्वेत लोग जो है, उनकी डेथ रेट को बढ़ाया जा सके और उनकी जन्म दर को, यानी कि जन्म दर को तो कम किया जा सके और मृत्यु दर को बढ़ाया जा सके। सो इनर्मसली, इतने विशाल या इतने भयानक रूप से, दैट इट वॉज ओनली बिटवीन 1910 एंड 1920 के, ये चीज केवल 1910 से 1920 के बीच में देखने को मिलती है। दैट द नंबर ऑफ नीग्रोज के जो जनसंख्या है अश्वेत लोगों की इन यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, इंक्रीज्ड, वह बढ़ी है, एज मच एज, जितनी वह बढ़ी थी, इट हैड डन, जितनी उसने बढ़ोतरी की थी, इन द डेकेड बिफोर, यानी कि उससे पहले के दशक में, उससे पहले के दशक में जितनी जनसंख्या बढ़ी थी अश्वेत लोगों की, उतनी ही जनसंख्या बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। निग्रोस का मतलब यहां पर है अश्वेत लोग, ठीक है। तो उतनी ही जनसंख्या बढ़ी थी, यानी जनसंख्या उसी पैमाने पर या उसी स्तर पर बढ़ रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ निग्रोज दस किल्ड वॉज फॉर ग्रेटर देन कैजुअलिटी लिस्ट। तो जो संख्या थी निग्रोज की उस साल में, यानी कि 1910 से 1920 के दशक के अंदर, वह
जो जनसंख्या थी 10 किल्ड यानी उनकी हत्या कर दी गई वॉज फॉर ग्रेटर। फार ग्रेटर का मतलब है वह जनसंख्या जिस जनसंख्या की हत्या कर दी गई, यानी कि जिस संख्या में अश्वेत लोगों की हत्या कर दी गई थी वो बहुत अधिक थी, बजाय उसके जो सरकारी सूची में बताया गया है सिविल वॉर की। तो जो सिविल वॉर की यानी कि गृह युद्ध की सरकारी सूची में जो आंकड़े बताए गए हैं, जो संख्या बताई गई है, उससे बहुत ज्यादा संख्या के अंदर अश्वेत लोगों की हत्या उस समय में की गई थी। इफ टुमारो द कलर्ड पॉपुलेशन ऑफ सर्दर्न स्टेट्स बट नॉट द व्हाइट were given free access to cheap whiskey and methods of birth control, the number of Negroes would probably begin to fall off। तो अगर अब ये देखो यहाँ पे कल्पनात्मक एक वापस उदाहरण लिया गया है, कल्पना के साथ एक उदाहरण लिया गया है कि अगर कल की तारीख में मान लीजिए कल अगर हम अमेरिका के जितने भी सर्दर्न स्टेट्स हैं, सर्दर्न स्टेट्स मतलब दक्षिणी राज्य या दक्षिणी क्षेत्र जो है जहां पर कलर्ड पीपल का कलर्ड पॉपुलेशन का मतलब है अश्वेत लोग या ब्राउन या भूरे लोग, ठीक है। तो वे अगर उनकी जनसंख्या जो है अगर हमें बढ़ने से रोकना है तो वहां पर क्या कर सकते हैं, बट नॉट द व्हाइट, लेकिन श्वेत लोगों के लिए हमें ये उपाय नहीं करना है, अश्वेत लोगों के लिए करना है। अगर उन्हें फ्री एक्सेस दे दिया जाए यानी मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया जाए, क्या चीज, चीप विस्की यानी कि सस्ती शराब अगर उनको पिलाएं, और मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और अगर उन्हें अलग अलग विधियां बताएं कि जन्म संख्या या जन्म को नियंत्रित करने की अलग अलग विधियां कौन सी हो सकती है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कॉन्डम्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें अगर उन्हें बताई जाए तो निश्चित तौर पर द नंबर ऑफ नीग्रोज, तो जो जनसंख्या है नीग्रोज की, वुड प्रोबेबली बिगिन टू फॉल ऑफ, यानी कि जनसंख्या जो है वह बहुत तेजी से गिर जाएगी। क्यों, देखो एक छोटी सी बात है, एक यहाँ पे मतलब कहना क्या चाह रहा है लेखक, मैं वो बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है लेखक कि भाई अगर आप जो दक्षिणी क्षेत्र है अमेरिका का, वहाँ के अश्वेत लोगों को सस्ती शराब दे दो और उन्हें बर्थ कंट्रोल करने के यानी कि जन्म को नियंत्रित करने के अलग अलग उपायों के बारे में अगर आप उन्हें बता दो, तो वहाँ पर जो अश्वेत लोगों की जनसंख्या है वो तेजी से कम होना, तेजी से खत्म होना, नष्ट होना शुरू हो जाएगी। I believe that there are many other political questions। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बारे में बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, राजनीतिक प्रश्न हैं, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, दोनों ही स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। Whose sting, जिनका डंक जो है would be removed by a similar consideration, उनके स्टिंग को समान तरीके से हटाया जा सकता है बिल्कुल इसी विचार के साथ, ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ हम दूसरे तरफ की जनसंख्या भी अगर कम करना चाहे तो उस जनसंख्या को भी कम किया जा सकता है। भाई अगर आपको चीप विस्की मिलेगी तो आप, कोई भी व्यक्ति, मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, अपने ऊपर मत लेना भाई, जैसे अगर अश्वेत लोगों को वहां पर सस्ती शराब मिलना शुरू हो जाएगी तो नॉर्मली व्यक्ति शराब पी करके पड़ा ही रहेगा और जल्दी ही उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और प्रजनन के योग्य भी नहीं रहेगा और वह अपनी जीवन को खत्म कर लेगा। ठीक है, तो इससे प्रजनन दर में भी कमी आएगी, प्रजनन भी ज़्यादा नहीं होगा, व्यक्ति भी मर जाएगा और अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। ये बड़ी बेकार बात है लेकिन है, क्या कर सकते हैं। आर अप्रोच टू आर प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रैशनल, और हमारी जो अप्रोच है, जिस उपागम से, जिस विचारधारा से हम बीमारियों के बारे में यानी कि बीमारियों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वो भी हमारी जो सोच है वो बहुत कम रेशनल है। रेशनल का मतलब इतनी ज़्यादा तार्किक नहीं है, इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर्स। मैं जब साइंटिस्ट की बात करता हूं तो मैं क्रिश्चियन समुदाय के जो साइंटिस्ट हैं, क्रिश्चियन समुदाय के साइंटिस्ट कैसे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए क्रिश्चियन समुदाय के अंदर एक परंपरा होती है कि भाई आप जाते हैं पादरी के सामने और वो इस तरीके से करते हैं और आपके ऊपर जल का छींटा देते हैं और आप शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से कि भाई मैंने पानी का छींटा आपके ऊपर दे दिया, अब आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो मैं उन क्रिश्चियन साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर लेखक कहता है ना ही जो आध्यात्मिक तौर पर आपको हील करते हैं, आध्यात्मिक तौर पर आपको अंदर से बेहतर इंसान बनाते हैं, आपकी बीमारियों को, आपकी समस्याओं का निदान करते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। बट द एवरेज मैन, मैं बात कर रहा हूं एक सामान्य व्यक्ति की या विमेन, एक सामान्य महिला की, हु हैज अ सर्टेन बिलीफ इन द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिनका एक सर्टेन यानी कि एक निश्चित विश्वास है कि भाई मॉडर्न जो मेडिसिन है, आज के समय की आधुनिक जो दवाइयां हैं, उनका क्या परिणाम निकलता है।
एंड इवन ऑफ अ पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ, और बल्कि मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो मेडिकल प्रोफेशन का ही हिस्सा हैं, यानी कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गए, दवाई बेचने वाले हो गए, दवाई बनाने वाले हो गए, ये सब मेडिसिन प्रोफेशन का ही हिस्सा है, यानी कि ये मेडिसिन में ही अलग अलग प्रोफेशन में काम करते हैं। सीरियस इलनेस इज आवरसेल्व्स और आवर फ्रेंड्स ऑलवेज राउजेज अ गुड डील ऑफ इमोशन। जब भी गंभीर बीमारी होती है, चाहे हमें हो चाहे हमारे प्रिय किसी मित्र को हो, चाहे हमें हो चाहे हमारे किसी मित्र को हो, अगर हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा इमोशन, यानी कि संवेगात्मक तौर से हमें बहुत ज़्यादा हिला देने वाली घटना होती है या हिला देने वाली क्रिया होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा विचलित महसूस करते हैं, चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे हमारे किसी परिचित की, हमारे किसी प्रिय की तबीयत ज़्यादा खराब हो। तब हम ज़्यादा जादू टोने पे या इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। कई लोग इन पे ज़्यादा विश्वास करते कि अरे भाई इसकी तो लगातार ही तबीयत खराब रहती है, भैया इम्यून सिस्टम चेक करा लो। हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो गई हो बालक को, हो सकता है शरीर में जो विटामिन चाहिए प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पा रहे हो, असंतुलित आहार ले रहा हो सकता है पानी गंदा पी रहा हो, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनको लगता है अरे यार 3 महीने हो गए तो लगातार ही बीमार चल रहा है, खूब दवाइयाँ करा ली, चलो बाबा जी के पास झाड़ा फूका कराएंगे, वो वाली बात है। ठीक है, तो जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है जब हमारी खुद की या हमारी किसी प्रिय की तबीयत खराब होती है। 11th का इंग्लिश 12th में आता है या नहीं? नहीं बेटा, 12th में डायरेक्टली तो नहीं आता है। Now when we are emotional about a subject we feel a need to believe something about it। तो जब भी हम इमोशनल हो जाते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं किसी भी विषय को लेकर, तो हमें आवश्यकता हो जाती है कि हम किसी ना किसी चीज़ पर इस बारे में विश्वास करें। एंड वी डू नॉट केयर वेरी मच रेदर आर बिलीव्स आर रेशनल। और हम इस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो बिलीफ हैं, वो बिलीफ तार्किक है भी कि नहीं है, या वो बिलीफ विचार युक्त युक्ति युक्त है या नहीं है, या केवल फालतू बिलीफ है। जैसा कि मैंने बताया ना, लोग बिना सोचे समझे झाड़ा फूंक और इसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। द प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड टू डिजीज वॉज दैट इट वॉज अ पनिशमेंट फ्रॉम सम डीटी for a sin either of the sick person, his family or the whole community. Jesus is not take this view। ठीक है, तो प्री क्रिश्चियन एरा यानी कि जब क्रिश्चियन युग आया था, यानी ईसाइयों का जब ईसाइयों का जब युग आया था, उससे पहले के युग की अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाती थी तो ये विश्वास था, ये माना जाता था कि उसके पाप के लिए किसी ना किसी डेइटी यानी कि किसी ना किसी देवता ने उसे उसके किसके लिए, उसे उसके पाप के लिए सजा दी है। ऐसा माना जाता था कि इसने ज़रूर कोई पाप किया होगा। ये बड़ा बोलता रहता था जीसस कोई नहीं है, जीसस कोई नहीं है। देखो जीसस ने बीमार कर दिया, जीसस को और भी काम है। ठीक है, लोगों को बीमार करने के अलावा जीसस के पास और भी बथेरे काम पड़े हैं। ठीक है, ये एक तार्किक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड जो है डिजीज का, वो ये था कि पनिशमेंट है किसी देवता का उसके पाप के लिए, या फिर उस बीमार व्यक्ति के लिए, या फिर उस बीमार व्यक्ति के परिवार के लिए, या फिर पूरे के पूरे समुदाय को ये पाप दिया गया। मतलब ऐसी जो होती थी ना संक्रामक बीमारियां होती थी जो लोगों के संपर्क में आने से फैलती थी, तो क्या माना जाता था, अरे ये तो पूरे, अब बस मतलब एक समुदाय के अंदर कोई बीमारी फैल गई तो क्या, अरे भाई अब तो पूरा समुदाय नष्ट हो जाएगा। अब वो सोचते ही नहीं है कि एक संक्रामक बीमारी है, भैया जो व्यक्ति बीमार है उसको क्वारंटीन रखो, उसके खाने पीने का सामान अलग रखो, खाने पीने के बर्तन अलग रखो, उसके बिस्तर अलग रखो, उस कमरे में सब ऐसे घूमने मत जाओ जैसे कि तुम बगीचे में घूमने जाते हो। कहाँ जा रहे हो, फलाने से मिलने जा रहे हैं, और जाकर के उसके पास बैठेंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे, उस बीमारी के जीवाणु अपने अंदर लेके आएंगे, फिर खुद बीमार पड़ जाएंगे। इस तरीके से पूरा समुदाय भी कई बार बीमार हो जाता था। जीसस डिड नॉट टेक दिस व्यू, और जीसस जो है यानी कि भगवान ईसा मसीह जो हैं वो इस व्यू को नहीं मानते थे, वो इस व्यू पर विश्वास नहीं करते थे, नजरिए को नहीं मानते थे। When asked concerning a man born blind, और जब भी इस विषय में पूछा जाता था कि चलो भाई ठीक है कि पैदा होने के बाद तो मैंने बहुत सारे पाप किए, पाप करने की वजह से मुझे कोई बीमारी लग गई, ठीक है साहब कोई बात नहीं, मेरे को कोई देवता जो है वो पनिशमेंट दे रहा है, मान लिया 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, who did sin, तो बताओ फिर पाप किसने किया है? दिस मार्स, क्या मार्स ने किया है या उसके पेरेंट्स ने किया है? दैट ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड, कि वह अंधा पैदा हुआ है। ही रिप्लाइड, तो वो लोग जवाब देते थे, नाइदर हैड दिस मैन सिन्ड और हिज पेरेंट्स बट दैट द वर्क्स ऑफ गॉड शुड
बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम। तो कहते थे ना तो इस पाप में इस व्यक्ति का हाथ है, ना इसका माता पिता का हाथ है, लेकिन भगवान का जो कार्य है वह शुड बी मेड मैनिफेस्ट, यानी कि वह अपने आप ही स्वनिर्मित होता है उसके लिए, यानी कि जो जैसा चाहेगा उसे वैसा प्राप्त होगा। इसने जरूर कभी ना कभी किसी के लिए चाहा होगा कि अंधा पैदा हो, ये अंधा पैदा हुआ है। दिस इज नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट। तो एक वैज्ञानिक जो है वह इस एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसको लगता है कि नहीं यार ये कैसी बात है, ये तो तार्किक नहीं है। Who regards a case of disease as a manifestation of natural law, जो कि यानी कोई भी वैज्ञानिक जो है वह कभी भी किसी बीमारी के केस को ऐसा नहीं मानता कि मैनिफेस्ट किया है, इसको मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया, जो कि नेचुरल लॉ से बन सकता हो या प्राकृतिक नियम से बन सकता हो, which can be cured or prevented when research has revealed the working of the law in question। और जो भी ये बीमारी है उसे केवल और केवल तभी क्योर किया जा सकता है, उसका कभी केवल तभी उसका इलाज किया जा सकता है या प्रिवेंट किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है जब रिसर्च की जाए, रिवील की जाए, उस पर रिसर्च करके दिखाया जाए द वर्किंग ऑफ द लॉ इन द क्वेश्चन, कि भाई लॉ जो है, नियम जो है किस तरीके से इस प्रश्न में काम करेगा। जैसे मुझे एक याद आया, बहुत अच्छा, शायद तुम्हारा ही 10th क्लास का या 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें बहुत बढ़िया दे रखा है कि गर्भवती महिलाओं को लेकर के बहुत सारे टोने टोटके और ये और वो और फलाना डिमका बहुत कुछ होता है, ठीक है। सर ढककर रखना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, पेट ऐसे रखना चाहिए, हाथ पर यहाँ ताबीज़ बांधना चाहिए, यहाँ धागा बांधना चाहिए, यहाँ धागा बांधना चाहिए। तो ये सब चीज़ें विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान ये मानता है कि भैया आप डॉक्टर के पास जाओ, उससे टेस्ट कराओ, डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, या आपका होने वाला बच्चा जो है उसमें कोई कमी या परेशानी है कि नहीं। और पहले क्या माना जाता था कि किसी का जैसे अगर गर्भपात हो गया तो वही पाप है, किसी तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, तुमने अपने घर के पितरों को नहीं मनाया होगा, इसीलिए देखो तुम्हारे संतान नहीं हो रही। अरे भाई, उसकी बॉडी जो है वो बच्चे को नहीं हैंडल कर पा रही है, तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर का ट्रीटमेंट का ज़रूरत है ताकि भाई वो एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सके, है ना। तो बड़ा मतलब रेशनल तरीके से भी इन चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है। बट मैनी रिलीजियस पीपल स्टिल होल्ड टू व्यू विच जीसस कॉम्बेटेड एंड दोज हु बिलीव देमसेल्व्स टू बी मोर एनलाइटेंड आर ऑफन इन नो बेटर केस। लेकिन ज़्यादातर रिलीजियस लोग जो हैं, ज़्यादातर धार्मिक लोग जो हैं, वो अभी भी इसी विश्वास को मानते हैं जिसमें कि भाई जीसस को वो सम्मिलित कर लेते हैं। और वो लोग जो बिलीव करते हैं अपने आप में कि भाई हम ज़्यादा एनलाइटेंड हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आर ऑफन इन नो बेटर केस, अक्सर वो भी अपने आप को बेहतर स्थिति में नहीं पाते हैं। मैनी बिलीव दैट डिजीजेज कुड बी प्रिवेंटेड बाय अ रिटर्न टू नेचर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डिजीज़ को रोका जा सकता है अगर हम वापस प्रकृति की तरफ चले जाएं। शहरों का निर्माण हुआ है, इंसान ने अपनी प्रकृति को छोड़ दिया है, जंगलों को छोड़ दिया, इसलिए व्यक्ति बीमार पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वापस अगर हम प्रकृति की ओर लौट जाएं, वापस अगर हम प्राकृतिक वातावरण में रहना शुरू कर दें तो भी बीमारियों को रोका जा सकता है। आई सपोज दैट फर्स्ट स्टेप इन अ रिटर्न टू नेचर वुड बी द डिस्कार्डिंग। और मैं सपोज करता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि पहला जो कदम है जिसमें हम वापस अपने नेचर प्रकृति की ओर लौटें वुड बी द डिस्कार्डिंग, यानी कि उसको मैं नहीं मानना चाहूँगा, मैं पहला कदम उठाऊंगा कि उस चीज़ को मैं मना करना चाहूँ। भाई एक छोटी सी बात है, विज्ञान ने तरक्की की है, तरक्की करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात में किसी को कोई शक नहीं है, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। विज्ञान के बहुत सारे आशीर्वाद हैं या वरदान हैं, तो विज्ञान के बहुत सारे श्राप भी हमें मिले हैं। इस चीज़ को मानने में हमें कोई बुराई, कोई वो समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप भी मानोगे, मैं भी मानूंगा, हर व्यक्ति मानेगा कि भाई विज्ञान ने अगर हमें बूम दिया है तो कर्ज भी दिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर हम विज्ञान की सारी चीज़ों को छोड़ करके वापस आदि मानव वाले युग में जा करके रहने लग जाएं तो उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आदि मानव तो प्रकृति की गोद में ही रहते थे ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा या सारी बीमारियों का हल निकल जाएगा। आप जाओ जाकर के जंगल में सो, अगले दिन आपको शेर खा जाएगा। भाई आप मकान बना करके रह सकते हो एक अच्छा ईंट पत्थर का, तो ये इसमें भी तो विज्ञान ही है, इसमें भी तो साइंस ही लगा है, तभी आप आज मकानों में रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो। बंदूक बनी है, ये सारी चीज़ें आपने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है।
तो उनसे आप जंगली जानवर, अब आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो वापस जाके प्रकृति में रहेंगे और जा करके जंगल में बैठ जाओ, बेलें और लताएं तोड़ के ले आओ, उससे झूला बुनने लग जाओ और रात को झूले पे सोओगे, सुबह नहीं उठोगे, क्योंकि रात को ही तुम्हें कोई उठा के ले जाएगा लेट नाइट डिनर के लिए कि चलो आज रात को लेट नाइट डिनर मिला है अपने को, सारा परिवार साथ बैठ के खाएगा। तो वो पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं माना जा सकता। फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑफ कोर्स ऑफ क्लोथ्स, अगर हम इसकी शुरुआत भी करें तो वुड बी द डिस्कार्डिंग ऑफ क्लोथ्स, यानी कि सबसे पहले हमें कपड़ों का त्याग करना पड़ेगा, विच वुड एट वंस इंक्रीज द मोर्टेलिटी फ्रॉम न्यूमोनिया अबाउट 100-fold। जिसके मतलब जैसे ही अपने कपड़ों का त्याग करेंगे, हमारे कपड़ों का त्याग करते ही सबसे पहली चीज निमोनिया यानी कि बहुत तेज बुखार होने की 100 गुना संभावना बढ़ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? सर इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन मेंटेलिटी ना सर। देखो ह्यूमन मेंटेलिटी कुछ भी हो सकती है। ह्यूमन, अब हम 2-3 दिन से यही तो बात कर रहे हैं, ह्यूमन मेंटेलिटी बहुत सारी चीज़ों से ड्रिवन है, इमोशन ड्रिवन है, पॉलिटिकल थॉट ड्रिवन है, एथिकल जो है नैतिकता से जो है वो ड्रिवन है, साइंटिफिक ड्रिवन भी है। तो बात ये है कि भाई हमारी जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी के पीछे आधार क्या है? केवल मैं ऐसा महसूस करता हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, केवल मेरे धर्म में मुझे ऐसा सिखाया गया इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, या जो भी राजनीतिक या कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई आध्यात्मिक या कोई राजनीतिक गुरु है, उसने मुझे कोई कह दिया है तो मैं इसलिए उस बात को मान रहा हूँ, इसलिए मेरी मेंटेलिटी वैसी है, या मेरे पीछे एक मेरे जो भी विचारधारा है, मेरी जो भी मेंटेलिटी है, सोच है, उसके पीछे कोई तार्किक वैज्ञानिक कारण है? बताओ हाँ कि ना? हाँ, अभिषेक राजपूत जो बात कह रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो अभिषेक राजपूत आप, या नहीं समझ रहे हो? मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है, दैट्स ट्रू, लेकिन मेंटेलिटी के पीछे कारण क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो तार्किक या वैज्ञानिक कारण है तब तो बात समझ में आएगी, लेकिन अगर नहीं होगा, कोई और कारण होगा, तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। ऑफ कोर्स निसंदेह द फेज लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है, क्या वाक्यांश है यहाँ पर कि भाई हमें प्रकृति के अनुसार रहना चाहिए, इज क्वाइट मीनिंगलेस। ये पूरी तरीके से निरर्थक हो जाता है, बिना मतलब हो जाता है। सिविलाइज्ड एंड सेवेज मैन, सभ्य और असभ्य व्यक्ति, हेल्थ एंड सिकनेस, स्वास्थ्य और अस्वस्थता, आर इक्वली पार्ट्स ऑफ नेचर, ये दोनों ही चीजें समान रूप से प्रकृति का भाग है। सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर बैड फॉर हेल्थ, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे गुण हैं सभ्यता के, सिविलाइजेशन के, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेकार हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। बट फॉर ऑल दैट, लेकिन उन सब के लिए सच स्टैटिस्टिक्स statistics as are available show that civilized men live longer than uncivilized। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो क्या बताते हैं, जो अवेलेबल है हमारे पास उपलब्ध है, वो क्या दर्शाते हैं कि भाई सभ्य व्यक्ति, सिविलाइज्ड व्यक्ति, समाज में सामाजिक तौर पर रहने वाला व्यक्ति, एक सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति, एक अनसिविलाइज्ड या आप कह सकते हो जंगल में रहने वाले व्यक्ति से उसकी तुलना में ज्यादा जीता है। क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ पर अगर मान लो कि चलते चलते पैर में एक छोटी सी चोट लग गई, मान लो कील लग गई, एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते कील लग गई, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, सफाई करवाएंगे घाव की, सफाई करवा करके उस पर पट्टी वगैरह बंधवाएंगे, पट्टी वगैरह बंधवा करके एक टिटनस का इंजेक्शन मस्त वाला टक करके मारा, काम खत्म हो गया। अब अपने को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर घाव भर जाएगा, वी आर ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। छोटा मोटा कट लग जाना, छोटा मोटा चीरा लग जाना, छोटा मोटा कहीं चोट लग जाना, हम उस चीज़ को लेकर इतनी परवाह करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, वो लगाएगा थोड़ी सी दवाई। और अब तो आधे तो भारतीय खुद ही डॉक्टर हो गए, वो पहली बार में देख लेते अच्छा कौन कौन सी दवाई लगा रहा है, ये कौन सी है डॉक्टर साहब, ये टिंचर है भैया, ओके ठीक है, ये क्या है, ये घाव को साफ करने के लिए डिटॉल है, अच्छा ये वाली कौन सी दवाई है, ये घाव के सूखने के लिए पाउडर है, ठीक है ठीक ठीक डॉक्टर साहब ठीक। अगली बार चोट लगेगी तो खुद ही चल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, अरे भैया एक तो टिंचर दे देना, लाल दवाई जिसको बोलते हैं, लाल दवाई दे देना, एक वो दे देना, एक वो दे देना, पट्टी दे देना, रुई दे देना, खुद ही कर जाएगा। सर कौन डॉक्टर को 200 रुपये दे, अपना काम यहाँ घर पे खुद ही हो गया तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अगर इसी की तुलना में मैं एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति को देखूँ जिसके पैर में कांटा लग गया, उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं, धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा होगी, धीरे धीरे उसमें गलन पैदा होगी, फंगस लगना शुरू हो जाएगी, उसका पैर गलने लगेगा,
और वो बढ़ता 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 उसके पूरी शरीर में फैल जाएगा। और उसके आसपास के लोग क्या सोचेंगे, हाँ बोला था इसको कि जंगल के अंदर प्रकृति देवी रहती है, उसको नाराज मत करना, इसने नाराज करा था ना उस दिन, अब देख लो प्रकृति देवी खा गई इसको। कुछ नहीं खाई, कांटा लग गया थोड़ा सा, बस वो है कि उसे इलाज करवाना है उस चीज़ का, और वो उस चीज़ को नहीं मान रहा, बस इतनी सी बात है। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ दिस हैव बीन द एबोलिशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज सच एज कोलेरा and the journal prosperity which has nearly vanished under feeding as cause of ill health। तो ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण बनता है ऑफ दिस, इस बीमारी का, हैव बीन द एबोलिशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज, कि जो हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं या सभ्य समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को हटा दिया है। ऐसी बीमारियां जो पानी से पैदा होती हैं उनको समाप्त करने का काम किया है सभ्य समाज ने, जैसे कि कॉलेरा जैसी बीमारी हो गई, हैजा हो गया। एंड द जर्नल प्रॉस्पेरिटी, और एक सामान्य समृद्धि की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, विच हैज नियरली बैनिश्ड, जिसने लगभग समाप्त कर दिया है अंडर फीडिंग। अंडर फीडिंग मतलब जितना भोजन हमें मिलना चाहिए उससे कम भोजन मिलना। एज अ कैजुअल ऑफ इल हेल्थ, एज अ कॉज ऑफ इल हेल्थ, जो कि एक नतीजा बनता है, एक परिणाम बनता है खराब स्वास्थ्य का। तो खराब स्वास्थ्य के दो परिणाम यहाँ पर, दो कारण यहाँ बताए गए, गंदा पानी, कम भोजन करना या असंतुलित आहार करना। अगर इन दो चीजों को आप हटा दोगे तो सामान्यतः आप बीमार नहीं पड़ोगे। टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग, और आज के समय में जो मेडिकल से संबंधित विज्ञान है वह बढ़ रहा है। जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हो, बट इट इज बिकमिंग हार्डर, लेकिन ये और ज्यादा कठिन हो रहा है, एंड हार्डर, और ज्यादा कठिन हो रहा है टू अप्लाई इट्स रिजल्ट्स ऑन प्रैक्टिस। कि भाई जो हम मेडिकल साइंस में जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कि हम इसके रिजल्ट्स, इसके परिणामों को प्रैक्टिस में ला पाएं, इसके परिणाम जो भी निकल के आ रहे हैं उस पर हम अभ्यास कर सकें। कितना आसान है, मैं आपको कह दूं, आप अपने छोटे भाइयों को कह दो, अपने घर के बड़े बूढ़ों को कह दो कि भाई सप्ताह में 3 दिन 45 मिनट की वॉक करनी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी हार्ट हेल्थ बेसिकली बहुत अच्छी रहती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको जाकर के संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर लाना है, कोई भी व्यक्ति इस काम को आसानी से कर सकता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या इस काम को करने में? रिजल्ट निकला है, ये एक कोई रिसर्च हुई, उस रिसर्च का रिजल्ट आया, अब इस रिजल्ट पर काम करना, इस रिजल्ट के अनुसार जीवन जी लेना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, द वर्स्ट सफर्स फ्रॉम डायबिटीज कैन रिगेन फुल हेल्थ एंड कीप इट इंडेफिनेटली बाय 2 or 3 डेली इंजेक्शन। तो सबसे खराब, सबसे वर्स्ट जो सफरर्स हैं यानी कि जो पीड़ित लोग हैं वो डायबिटीज के हैं। डायबिटीज यानी हिंदी में कहते हैं मधुमेह की बीमारी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मधुमेह। तो वो मधुमेह की बीमारी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। वे चाहे तो अपना पूरा स्वास्थ्य फिर से हासिल कर सकते हैं और इनडेफिनेटली यानी कि अनंत समय तक उसे ठीक रख सकते हैं, बस उन्हें 2 या 3 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे दिन भर में, डेली, प्रतिदिन 2 या 3 इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। वो बेसिकली होता क्या है, हमारे पैनक्रियाज जो हैं वो एक सीक्रेट करते हैं, रस प्रवाहित करते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, मतलब एक तरह का एक लिक्विड बनाते हैं। वो लिक्विड होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन जाकर के और हमारे ब्लड ग्लूकोज के अंदर, ब्लड ग्लूकोज के साथ मिलता है, हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है उसके साथ जाकर के मिलता है, और मिलने के बाद में बाकी के सारे काम, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलना और ये सब काम होते हैं। अब जब हमारे शरीर में जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, खास करके कार्ब खाते हैं जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, अगर पैनक्रियाज सही इंसुलिन नहीं बना पा रहा तो फिर दिक्कत होने शुरू हो जाती है, हमारे शरीर में शक्कर बढ़ जाती है बहुत सारे लोग बोलते हैं शर्करा बढ़ जाती है, शर्करा नहीं, उसे ग्लूकोज कहा जा सकता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन बाहर से ले लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है वो खाना खाने से पहले अपने मसल के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो एक्चुअली इंसुलिन होता है कि भाई अब मेरे शरीर में कार्ब जाने वाला है जिससे ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज के बनते ही उसे इंसुलिन की ज़रूरत होगी ताकि जो ब्लड ग्लूकोज है वो सही तरीके से काम कर सके। तो इंसुलिन अगर मेरे पैनक्रियाज नहीं बना पा रहे हैं तो मैं अपने आप को बाहर से इंसुलिन दे देता हूँ। ये सीधा मतलब
मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है विज्ञान का, लेकिन थोड़ा बहुत पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेना अपने लेवल पर भी। मुझे जहाँ तक पता है यही काम है। बट दे कैन नॉट बी गॉट टू रियलाइज this fact because they have never been taught that their bodies are system obeying quite definite laws, and a diabetic will no more work without insulin than a motor car without lubricating oil। बहुत बढ़िया। तो ये जो है इस फैक्ट को दे कैन नॉट बी गॉट टू रियलाइज दिस फैक्ट कि ये जो लोग हैं, सामान्य लोग जो हैं, वे इस तथ्य को नहीं समझ पाते हैं बिकॉज दे हैव नेवर बीन टॉट, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया नहीं गया, उन्हें कभी पढ़ाया नहीं गया है दैट देयर बॉडीज आर सिस्टम्स ओबिंग, कि उनका जो शरीर है वो एक यंत्रवत तरीके से चलता है, जैसे एक मशीन चलती है वैसे चलता है, क्वाइट डेफिनेट लॉज, और लगभग उसके लिए निश्चित नियमों से चलता है। एंड अ डायबिटिक, और एक ऐसा व्यक्ति जो मधुमेह का रोगी है, होता है ना बेटा, क्लास 10th का होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को शाम को 4:30 से 5:30। आज नहीं हुआ था किसी कारणवश, आई वॉज आउट ऑफ टाउन, मैं शहर से बाहर था, इसलिए आज क्लास नहीं हो पाया था। बाकी क्लास 10th का शाम को 4:30 बजे क्लास होता है, ठीक है। तो डायबिटिक जो है वह व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा इंसुलिन के बिना। जैसे एक मोटर कार जो है बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल वो होता है जो हम इंजन में डालते हैं, इंजन में एक पिस्टन चलता है, पिस्टन, उस पिस्टन के आसपास चिकनाहट बनाए रखने के लिए हम एक ऑयल डालते हैं, जिसे लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। तो जैसे अगर हम कार के इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डालेंगे, और अगर नहीं डालेंगे तो हमारी कार का इंजन काम नहीं करेगा, वैसे ही सेम इन दैट मैनर, बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति अपने शरीर में इंसुलिन नहीं डालेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। अ मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विथ 2 women brought in dying of diabetes to the hospital where he worked। एक मेरा मेडिकल में काम करने वाला दोस्त है, रिसेंटली उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जहां 2 औरतों को लाया गया था जो डायबिटीज के कारण मर रही थी, हॉस्पिटल में जहां वह काम करता था। बोथ हैड बीन ट्रीटेड बिफोर, दोनों का पहले इलाज किया गया था। एंड टॉट टू इंजेक्ट देमसेल्व्स ट्वाइस डेली विद इंसुलिन, और उन्हें सिखाया गया था कि उन्हें इंजेक्ट करना है, अपने अंदर इंजेक्शन लगाना है दिन में 2 बार इंसुलिन का। बट वन हैड ब्रोकन हर सिरिंज एंड हैड नॉट ट्रबल्ड टू रिप्लेस इट विथ एट वंस, और एक जो महिला थी उन दोनों में से, उसने अपनी सिरिंज को तोड़ दिया था। सिरिंज किसको कहते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं ना, आगे जो सुई रहती है जो अंदर जाती है बॉडी के अंदर, वो टूट गई, और उसने समय पर ये जहमत नहीं उठाई, उसने परेशानी नहीं उठाई कि टाइम रहते या तुरंत उसे रिप्लेस करवाती। वाइल द अदर हैड नेग्लेक्टेड हर इंजेक्शंस फॉर 2 days, और दूसरी जो है उसने 2 दिन तक इंजेक्शन नहीं लगाया था, उसने नजरअंदाज किया। बिकॉज शी वॉज कमिंग टू हॉस्पिटल इन एनी केस फॉर अनदर कंप्लेंट, क्योंकि वह वैसे भी हॉस्पिटल आने ही वाली थी दूसरी शिकायत लेकर। एटीट्यूड्स लाइक दिस are so common that the discovery of insulin has made no appreciable difference to the mortality in England from diabetes। ये जो एटीट्यूड है इंसान का, ये जो मनोवृत्ति है, हमारे साथ भी यही होता है। आप और मैं, अपन एक जैसे ही हैं सारे। डॉक्टर कहता है ना, ये दवाई 5 दिन लेनी है, ये वाली दवाई डेली 2 बार, ये वाली डेली 3 बार, ये वाली सुबह एक भूखे पेट, ये वाली पीने की है, दिन में 3 बार लेनी है। अपनी तबीयत खराब है, अपन ऐसे बैठे हैं बिल्कुल, अरे भगवान जान निकल जाएगी, प्राण निकल जाएंगे, डॉक्टर साहब बचा लो। एक डोज लिया, एक दिन बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे डॉक्टर साहब ने दवाई कही है, दूसरे दिन वैसे ही लेंगे, तीसरे दिन आदमी का घोड़ा, सही ठीक है, अब कुछ नहीं लग रहा, सब बढ़िया लग रहा है, मस्त काम हो रहा, कुछ नहीं है, मस्त रहो। अब वो तीसरे दिन भाड़े में गई दवाई, जो 3 बार लेनी थी वो 2 बार ले ली, जो 2 बार लेनी थी वो कहता है यार ठीक तो है तबीयत, क्या करना है दवाई लेके। ऐसे 2 दिन 3 दिन नेगलेक्ट करते हैं, तीसरे दिन वापस डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब 6 दिन हो गए फर्क नहीं पड़ रहा। अबे तेरे को दवाई दी थी ना, डॉक्टर साहब ले ली थी दवाई तो 5 दिन ली थी, नहीं वो डॉक्टर साहब 2 दिन तो ले ली थी, तीसरे दिन ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। होता है कि नहीं होता है अपने साथ? ईमानदारी से बताना, करते हो नहीं करते हो ऐसा? डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी और 1.5 दिन में अगर ठीक हो गए तो भाड़ में गई, बाकी 1.5 दिन की दवाई कौन ले रहा है, छोड़ो उसको, कोई नहीं ले रहा। तो वही चीज़ है कि ये जो मनोवृत्ति है इस तरह की, ये बहुत ही कॉमन है। दैट डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, के इंसुलिन की जो खोज हुई है, हैज़ मेड नो अप्रिशिएबल डिफरेंस, कि कोई भी प्रशंसा योग्य अंतर पैदा नहीं कर पा रहा है
जो मॉर्टेलिटी है, लोगों की मरने की जनसंख्या है, मरने की संख्या है इंग्लैंड के अंदर, जो कि डायबिटीज के कारण मर रहे हैं। इट हैज सेव्ड अ फ्यू इंटेलिजेंट पीपल बट दैट इज ऑल। लेकिन ये जो इंसुलिन है ये कुछ ही जो इंटेलिजेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जिनको कहा गया दिन में 2 बार लेना इंजेक्शन, 2 बार ले रहे, केवल ऐसे लोगों के जीवन को बचा सकता है, बाकी लोगों के जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इफ अ डेफिनेट क्योर फॉर कैंसर इज डिस्कवर्ड in the next few years, it is unlikely that it will be simpler or safer affair than that of diabetes। अगर एक डेफिनेट क्योर, एक निश्चित इलाज अगर खोज लिया जाता है कैंसर के लिए अगले कुछ सालों में, तो ये बिल्कुल अनलाइकली होगा, बिल्कुल वैसा नहीं होगा, इतना सिंपल नहीं होगा, इतना सेफर नहीं होगा जो कि डायबिटीज के साथ हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा। अभी क्या है, कैंसर के नाम से बहुत लोग अरे कैंसर कैंसर कैंसर, क्योंकि कैंसर एक तरह से बोला जाता है, अब तो खैर कीमोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ें आ गई जो कैंसर को ठीक कर सकती हैं, लेकिन जब ये नहीं था तो कैंसर को ऐसा भूत माना, और कैंसर वाला ये तो मरेगा, ये तो इसका तो मरना तय है, तो लोग कैंसर के नाम से डरते थे। अब जब कैंसर के लिए कुछ आप कह सकते हो कि कुछ एक इलाज अवेलेबल है, कुछ एक जो सोल्यूशंस है, क्योर है, वो अवेलेबल हैं, तो अब क्या है कि आदमी कैंसर में भी वही एटीट्यूड लिया है, बोले हाँ ठीक होगा तब देख लेंगे। इफ सो अगर ऐसा होता है, इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन द मॉर्टेलिटी फॉर सेवरल जनरेशन। अगर ऐसा होता है तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मरने की दर है बहुत सारी पीढ़ियों तक। इन सच अ केस एनी गिवन पर्सन कैन नो डाउट फ्लैटर हिमसेल्फ on belonging to the intelligent minority who will be saved। और ऐसा अगर केस आता है, ऐसे समस्या में, ऐसे मुद्दे में, कोई भी व्यक्ति जो है उसे कोई डाउट नहीं होगा कि वह अपने आप को फ्लैटर कर सकता है। फ्लैटर मतलब अपने आप को बढ़िया समझ सकता है, बिलोंगिंग कि वह ऐसी समुदाय से, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो इंटेलिजेंट माइनॉरिटी है, यानी कि कम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ठीक है भैया, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी के लिए कोई इलाज बताया जा रहा है, तो आजीवन भी उस इलाज को लेना है तो ले लूंगा ना, लेते हुए अपना जीवन जी लूंगा, क्या दिक्कत है। Who will be saved, जो बच जाएगा। But if what science arrives at is not a cure, लेकिन जिस चीज पर but if what science arrives at, लेकिन यदि जिस चीज पर साइंस पहुंची है is not a cure, अगर वह इलाज नहीं है, but a means of prevention, बल्कि रोकथाम है, the case is even less hopeful, तब तो केस और ज्यादा कम आशायुक्त हो जाता है। मान लीजिए 2 चीजें होती है, बीमारी हो गई, अब बीमारी का इलाज करना है, बीमारी हो सकती है, पहले से रोकथाम का उपाय करना है। 2 चीजें, बीमारी हो गई और उसका इलाज करवाना। यहाँ तो मामला फिर भी थोड़ा ठीक है कि हाँ भाई बीमार है तो इलाज करवाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भैया आप जाकर के इंजेक्शन लगवा लो ताकि आपको बीमारी नहीं हो, जिसको अपन कहते हैं टीकाकरण, भारत में अपन क्या बोलते हैं उसको, टीकाकरण, कि भाई आप ये टीका लगवा लो, इससे आपको ये फलानी बीमारी नहीं होगी, है ना, हेपेटाइटिस बी और इन सबके टीके लगते हैं बड़ी बीमारियों के, तो केस और ज्यादा बेकार है, क्योंकि लोग बाग ऐसे में तो खुद को, अपने आप को पता नहीं क्यों लोग इतना होशियारमंद है, और मुझे होगी क्या बीमारी, मैं कोई बीमार होऊंगा क्या, छोड़ो मेरे को नहीं लगवाना कोई टीका वीका, मैं कोई बीमार नहीं होता, आज तक मेरे दादाजी बीमार नहीं हुए, मेरे पापा बीमार नहीं हुए, मैं क्या बीमार होऊंगा, कुछ नहीं होता बीमारी, खाओ पियो मस्त मेहनत करो सब ठीक रहेगा। भाई लगवा ले लगवा ले, जाके टीका लगवा ले। एक्सपीरियंस हैज showed that in this respect individual action is almost useless। और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के साथ हम ये कह सकते हैं, या अनुभव ये दर्शाता है कि इस रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल एक्शन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है वह लगभग यूजलेस है, लगभग बेकार है, मतलब कोई काम का नहीं। ठीक है, इन अ कंट्री वेयर टाइफाइड फीवर इज कॉमन इट इज हार्ड ऑलवेज टू ड्रिंक बियर और वाइन। एक ऐसा देश जहां पर टाइफाइड फीवर जो है वो एक कॉमन है, बहुत ही मुश्किल होता है वहां पर कि कोई व्यक्ति बियर पिए या वाइन पिए। और पर्सनली टू सी दैट वंस वाटर इज बॉइल्ड, या पर्सनली निजी तौर पर कोई व्यक्ति देखे कि भाई मैं पानी उबाल के पीऊं। एंड एनुअल इनोकुलेशन इन्वॉल्व्स इन अ डेज माइल्ड इलनेस, और पूरे साल भर की इनकैलकुलेशन होना शुरू हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है जब भी हम एक दिन भी थोड़े से बीमार पड़ते हैं। टाइफाइड इन्फेक्शन कैन ओनली बी डेल्ट विथ एडिक्वेंटली बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई। टाइफाइड इन्फेक्शन को केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है अगर हम पब्लिक को जो पानी सप्लाई हो रहा है अगर उसको हम ठीक तरीके से कंट्रोल कर सके।
विच इन्वॉल्व्स नो इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, जिसका किसी भी सिटीजन पर, इंडिविजुअल यानी किसी भी एक सिटीजन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स एंड अदर एयरबॉर्न डिजीज, यानी कि डिप्थीरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीसल्स हो गया, और दूसरी जो एयरबॉर्न यानी कि हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं, कुड बी स्टैम्प्ड आउट बाय अ पब्लिक एफर्ट। इन चीजों को भी स्टैम्प्ड आउट किया जा सकता है, इन चीजों को भी हटाया जा सकता है, इन बीमारियों को भी रोका जा सकता है अगर सारी पब्लिक मिलकर के प्रयास करे, सारे लोग मिलकर के प्रयास करें। बट सच एन एफर्ट वुड इन्वॉल्व द इंडिविजुअल असिस्टेंस, लेकिन ऐसे प्रयास के लिए, ऐसे प्रयास में इन्वॉल्व होता है, सम्मिलित होता है इंडिविजुअल असिस्टेंस। कोई व्यक्ति खुद अपने आप को असिस्ट करना चाहे, एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और अपने आप की ही मतलब अपने आप का ही बलिदान करना चाहे, ऑफ सिक पर्सन, किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए। एक छोटी सी बात है, हम लोगों को, मतलब भारतीय लोग ऐसे हैं कि भैया बाहर जा रहे हो तो मास्क लगा कर जाओ। अभी आया था ना कोरोना, मास्क लगा कर जाओ। कोरोना क्या था? एयरबॉर्न डिजीज थी, यानी कि हवा के माध्यम से फैल रही थी। ऐसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को कहो ना मास्क लगाओ, सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी होगी। माइल्ड का मतलब होता है थोड़ा, हल्का बुखार, माइल्ड फीवर का मतलब होता है हल्का बुखार। तो सोचो सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी, और क्या भारत के लोगों का माइंड सेट रहा होगा। सरकार आपको कह रही है कि भैया जिंदा रहना चाहते हो तो घर से बाहर मत जाओ, मजबूरी में घर के बाहर जाना ही पड़ रहा है तो चेहरे को, आंखों को, इनको ढक कर जाओ, हाथ में ग्लव्स पहनो, बार बार सैनिटाइजर यूज करो। अब लोग बाहर जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोचो सरकार को 200 रुपए का चालान लगाना पड़ा कि लोग मास्क पहने। मतलब इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या होगी कि सरकार चाह रही है कि आप जिंदा रहो, आप चाह रहे हो नहीं हम तो मर के मानेंगे, हम हैं खतरों के खिलाड़ी, जब तक हम मौत से नहीं खेले तब तक काहे के खतरों के खिलाड़ी। ऐसी ऐसी आयु में ऐसे ऐसे लोगों ने अपने प्राणों को खोया है कोरोना में। मतलब मैंने अपने समाज में, अपने घर परिवार में, आसपास इतना कुछ खोया है, इतना कुछ खत्म होते हुए देखा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना डिजीज जो 2 साल चला था। उस 2 साल के अंदर इंडिविजुअल एफर्ट तो चाहिए होगा ना। निजी तौर पर मैं प्रयास करूं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ये चीज तो चाहिए होगी हमें किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। तो पर्सन्स एंड देयर रिलेटिव्स, उनके संबंधियों के बीच, एंड ऑल्सो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी हमें इसमें आवश्यक होता है। इट इज इम्पॉसिबल अंटिल पीपल रियलाइज दैट माइक्रोब्स आर एवरी बिट एज रियल एज फॉरेनर्स। ये इम्पॉसिबल है, यानी कि इन बीमारियों को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक लोग इस बात को ना समझ ले कि माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म अणु, सूक्ष्म कीटाणु, जीवाणु जो होते हैं वो इतने ही सत्य हैं जितने फॉरेनर्स। अब किसी व्यक्ति को मैं कहूँ और एक आदमी देखो मैंने इतना गोरा था, मतलब इतना गोरा तो कोई था ही नहीं, तो दूसरा व्यक्ति जिसने आज तक अपने गांव के बाहर कदम नहीं रखा है, इतना कोई गोरा होता है कि हमारे गांव में तो सबसे गोरा छोरा वो है, हमें लगता है उससे ज़्यादा गोरा कोई नहीं हो सकता। तो जो लोग फॉरेनर्स को कल्पना मानते हैं कि फॉरेनर्स कुछ नहीं होते, विदेशी कुछ नहीं होते, वो लोग यही मानते हैं कि माइक्रोब्स भी कुछ नहीं होते। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सामने कोई व्यक्ति बोला, मेरे मुंह से कीटाणु निकल के यूं 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 जाके उसके शरीर में चल जाएंगे। अरे चले जाते हैं भाई, माइक्रोब्स वही होते हैं जो ये काम करते हैं। एंड मच मोर लाइकली टू किल वन, और उससे भी ज्यादा किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। दे विल ओनली अराइव एट अ सेन व्यू रिगार्डिंग डिजीज एज द रिजल्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन ऑन साइंटिफिक लाइन्स। वे ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक सेन व्यू, सेन यानी समझदारी वाला नजरिया अपनाते हैं एक बीमारी को लेकर के, कि वह परिणाम मानते हैं उसे जर्नल एजुकेशन ऑन साइंटिफिक लाइन, यानी कि वैज्ञानिक पंक्तियों में उसे एक सामान्य एजुकेशन का परिणाम मानते हैं। द स्टडी ऑफ मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक बेसिस, तो जो अध्ययन है मेडिसिन का, बजाय इसको अलग करेंगे, अपार्ट फ्रॉम का मतलब अगर इस चीज को हम अलग करके भी सोचें कि जो साइंटिफिक बेसिस है उसके वैज्ञानिक आधार हैं, क्रिएटिक न्यूरोटिक्स रेदर देन साइंटिस्ट, कि वे न्यूरोटिक्स का निर्माण करते हैं साइंटिस्ट या वैज्ञानिकों का निर्माण करने के बजाय। चलो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी हम लोगों को, मुझे पता है 32 हो गई है, 2 मिनट की बात और है, बस मात्र लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, ज़्यादा पैराग्राफ है नहीं,
लास्ट पैराग्राफ है, इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं आज, क्योंकि मेरे को लग रहा है जितना ज़्यादा ये चैप्टर चलेगा उतना ज़्यादा आप लोगों को तनाव ही रहेगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इनटू द मॉरल इक्विवेलेंट ऑफ वॉर। प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि रोकथाम वाली जो दवाइयाँ हैं उन्हें ज़्यादा मॉरल इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है, ज़्यादा नैतिक तौर पर समान माना जा सकता है युद्ध के। इट इज़ ऑलरेडी सो फार अ फ्यू पीपल, ये पहले ही हो चुका है कि कुछ लोग जो है उनके साथ। अ कॉलीग ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली ट्रांसलेटिंग अ फ्रेंच पेपर ऑन कीमोथेरेपी व्हेन ही केम अपॉन द फ्रेज ट्यू पर आई एनिमी इन रेफरेंस टू अ डिजीज्ड फार्माकोलॉजिस्ट। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा एक कलीग है, कलीग मतलब मेरे साथ एक काम करने वाला वैज्ञानिक है, जो रिसेंटली अभी ट्रांसलेट कर रहा था, अनुवाद कर रहा था एक फ्रेंच पेपर का। फ्रेंच में एक पेपर वो लिखा गया था, शोध पत्र लिखा गया था, उसका अनुवाद कर रहा था जो कीमोथेरेपी पर था। कीमोथेरेपी जो कैंसर में काम में आती है। तो जब वह एक फ्रेज, एक वाक्यांश पर आया, जो वाक्यांश था ट्यू पर आई एनिमी, जिसका अर्थ था कि भाई एक डिजीज्ड फार्मोलॉजिस्ट, यानी कि एक ऐसा फार्मोलॉजिस्ट जिसकी मृत्यु हो चुकी है। आई सपोज ही सेड दैट मीन्स, तो मुझे लगा कि जब वो यहाँ पे कहता है ना ट्रू पर आई, इसका मतलब था आई सपोज, वह कहना चाहता था, जिसका अर्थ था दैट ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, कि भैया ये जो डिजीज है, ये जो मृतक है, इस मृतक की मृत्यु कैसे हुई है, तो एक एक्सीडेंटल इन्फेक्शन से हुई है, यानी कि दुर्घटनावश एक एक्सीडेंट हो गया जिससे इन्फेक्शन फैल गया उसके शरीर में। आई अनडिसीव्ड हिम, मैंने जो जिस धोखे में वो था उस धोखे से बाहर निकाला। द एनिमी इन द केस हैड बीन द जर्मन नेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ये एनिमियाई शब्द जो था ये एनिमी बता रहा था, शत्रुओं को बता रहा था। और जब हम बात करते हैं फ्रेंच भाषा की या फ्रांसीसियों की, तो उनके लिए शत्रु कौन है, जर्मन नेशन, ठीक है। बट हिज एटीट्यूड वॉज टिपिकल ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट टुडे, लेकिन उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो मनोवृत्ति थी, वो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से अपने आप को बस मेडिकल साइंटिस्ट ही आज मान रहा था। फॉर वी वेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, जिसके लिए हम फ्लैश और ब्लड का मतलब होता है मांस और खून, रक्त, यानी कि हम एक दूसरे के खिलाफ ऐसे रेसल नहीं कर रहे थे। रेसल करने का मतलब होता है कुश्ती करना, रेसलिंग करना, जैसे कि फ्लैश और ब्लड से होता है, बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, लेकिन हम दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। अगेंस्ट पावर, हम दोनों ही पावर के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट द रूलर ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, हम दोनों ही जो अंधकार के शासक हैं इस संसार के, उनके विरुद्ध थे। सेंट पॉल थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज लार्जली रूल्ड बाय डीमंस, सेंट पॉल जो है वह ये सोचते थे कि ये जो संसार है बड़े पैमाने पर डीमंस किसको कहा जाता है, शैतानों के द्वारा शासित है बड़े पैमाने पर। वी नो बेटर टुडे, हम आज भी बेहतर जानते हैं। एंड वी डिमांड द जर्नल एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक पॉइंट, और हम डिमांड करते हैं कि एक जर्नल, एक सामान्य तरीके से स्वीकार किया जाए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को, बिकॉज इट इज इन एब्सेंस ह्यूमन एफर्ट इज सो लार्जली डिवोटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि अगर एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति होगी अगर मानवों के प्रयास की, तो बड़े पैमाने पर जो साइंस है वो कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि विवादों को दर्शाएगी, विवादों के साथ काम करेगी। सर जी बस कीजिए, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज मेरा प्यारा बच्चा सौरभ कुमार, 2 मिनट बस, इसके बाद बस एक पेज और बाकी है, 2 मिनट का है, खत्म कर लेते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स इज सो लार्जली डिवोटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद फेलो मैन, अपने साथ के ही व्यक्ति के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे, संघर्ष होने लगेगा। इन विच वन, जिसमें एक, इफ नॉट बोथ, अगर दोनों नहीं है तो डिस्प्यूटेंट्स मस्ट इनएविटेबली सफर, यानी कि अगर दो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, संघर्ष में है, तो दोनों को अगर नहीं भी पीड़ित होना पड़े उस संघर्ष की वजह से, दोनों को परेशानी नहीं भी झेलनी पड़े, तो एक को तो झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। इट इज ओनली इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, ये केवल और केवल मुसीबत के, विपदा के समय की बात है, दैट द एवरेज मैन डिवोट्स अ मोमेंट्स थॉट टू हिज रियल एनिमीज, कि व्यक्ति जो है वह अपने एक क्षण का समय, एक क्षण का विचार देता है अपने वास्तविक शत्रुओं को। द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि रूलर हैं, रूलर यानी शासक हैं अंधेरे के इस संसार के, फ्रॉम बैक्टीरिया टू साइक्लोन्स, और वे कौन हैं, अंधकार के जो शासक हैं वे कौन हैं, बैक्टीरिया से लेकर के साइक्लोन बोलते हैं चक्रवात को। अंटिल ह्यूमैनिटी एडॉप्ट्स द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक मानवता जो है वैज्ञानिक नजरिए को स्वीकार नहीं कर लेती। Those enemies will not be conquered
तब तक वे उन एनिमीज पर, उन शत्रुओं पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून।